नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो हिंदी साहित्य से इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। वो नेट का एग्ज़ाम हो या डीजीटी पीजीटी या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, तो आप हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि नेट लेवल जो है ये हिंदी के प्रतियोगी परीक्षा का सबसे टफ लेवल है और इस लेवल से आपके अपने तैयारी का भी स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। आप खुद भी उत्तर को देने की कोशिश करें और एक कॉपी और पेन लेकर देखें कि इन प्रश्नों में कितना प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ऑप्शन है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से और पाली से। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल, सोमप्रभ सूरी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किसने लिखा है? ऑप्शन है जगनिक, अमीर खुसरो, चंदबरदाई, नरपति, नाल्ह। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जगनिक। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? ऑप्शन है नागेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। अन्य जो तीनों ऑप्शन है ये सभी रचनाकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 12 बरस ले कुकर जियो और 13 ले जियो सियार, बरस 18 छत्री जियो, आगे जीवन को धिरकार। यह पंक्ति किस रासो काव्य की है? तो ये जो पंक्ति है परमाल रासो की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन है मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो राजस्थान की बोली कौन नहीं है? आप भी उत्तर देने की कोशिश करते रहें। बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? ऑप्शन है अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद, तद्भव। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव से हुई है। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक, स्वागत, इनमें से इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? तो यह आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन तीसरा सही होगा कि दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है बंगदर्शन, समाचार, सुधा वर्षन, उदंड, मारतंड, भारत मित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह है, अमीय खलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियतमरत झुकी झुकी परत, जेहि चित वन एक बार। इस काव्य पंक्ति के कवि कौन है? ऑप्शन है बिहारी रसलीन, घनानंद मतीराम। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इस पंक्ति के रचनाकार रसलीन है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण और बिहारी। इन चारों ऑप्शनों में से
कौन से कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? तो बिहारी इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने एक ही रचना बिहारी सतसई पे ही प्रसिद्धि प्राप्त की। अगला जो प्रश्न है वह है बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास ठाकुर, शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं रामचंद्र शुक्ल को देखकर कहीं भी सही यानी टिक लगा देना है। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को, तभी सही उत्तर का चुनाव कर लेंगे। क्योंकि कई बार हम अपना लॉजिक भी तो कुछ लगाते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर संस्थापक नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने जो पहले पढ़ाई किया है, जो थ्रोली पढ़ाई किया है, उस अनुसार से आप सही उत्तर का चुनाव कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। ऑप्शन है महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको चुनाव करना है। ऑप्शन चौथा सही होगा रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रसादकृत प्रलय की छाया कविता की विषय वस्तु के केंद्र में रानी कमलावती का पश्चाताप है। यह कविता पहली बार हंस पत्रिका पत्र में सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो प्रलय की छाया कविता का प्रकाशन कब है? हंस पत्रिका में 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बाद में यह प्रसाद की कविता संग्रह लहर में 1935 ईस्वी में संकलित हुई और इस कविता के अनुसार दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को युद्ध में पराजित कर देता है और उनकी रानी कमलावती को बंदी बनाकर दिल्ली ले आता है और रानी कमलावती राजमहल में पश्चाताप करती हुई जीवन बिताने लगती है। तो इस प्रकार से प्रलय की छाया विषय वस्तु के केंद्र में रानी कमलावती का पश्चाताप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती, अजय की डायरी। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पश्यंती ये धर्मवीर भारती के ललित निबंधों के संकलन का नाम है। अन्य जो तीनों है यह उपन्यास है। रात का रिपोर्टर यह निर्मल वर्मा का है, विषाद मठ रंगे राघव का और अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का। तो यह तीनों उपन्यास विधा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। शीलावती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? तो शीलावती यहाँ पर पात्रा पूछा जा रहा है, यानी यह नाम से भी पता चल रहा है, लेकिन यह कोई स्त्री पात्र है। तो देखेंगे कि सुरेंद्र वर्मा के यह सभी जो भी है तो ये सुरेंद्र वर्मा की ही रचना लगी हुई है चारों ऑप्शन में। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है शीलावती। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने नया साहित्य
नए प्रश्न की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। तो इस प्रकार से कथन जो है वह नंद दुलारे वाजपेयी का है। उन्होंने अपनी रचना न्याय सहित नए प्रश्न में भूमिका में ये लिखा है। आइए अब कुछ प्रश्न स्थापना और तर्क से है। यहाँ पर प्रश्न कुछ है। स्थापना से कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तर्क दिया है क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त्र लोक का समन्वय है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों ही सही है, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। स्थापना में कहा जा रहा है कि काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। और तर्क में कहा जा रहा है कि अलंकार उक्ति व्यक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकता है। तो क्या यह सच है कि अलंकार उक्ति व्यक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकता है? आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न तर्क और स्थापना में जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर स्थापना तो सही है, ए सही है, किंतु तर्क जो दिया हुआ है वह गलत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह स्थापना और तर्क से है। प्रश्न पूछा जा रहा है, मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। तर्क है इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। अगला जो प्रश्न है, तुलसी के मन में, स्थापना में कहा जा रहा है तुलसी के मन में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र, सुनमुनि मन भ्रम होई। तर्क है क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो क्या इन दोनों में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। इसमें कहा जा रहा है कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। और तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है, लेकिन तर्क जो है वो सही है क्योंकि प्रयोगवाद कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है स्थापना में है अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। तर्क है क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही सही होगा कि ए और आर दोनों सही है। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। तर्क है कि क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क का अंतिम ये प्रश्न है। और भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्थापना और तर्क से 4-5 प्रश्न तो होते ही हैं। स्थापना में पूछा जा रहा है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि प्रेक्षक नाटक में अद्धांत रस का अनुभव करता है। तो बताइए इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है
वह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म संगत है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विषाद मठ, अमृतलाल नागर, विश्वम्बाहु परशुराम चतुर्सेन शास्त्री, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा, मैयादास कीमारी, मोहन राकेश। तो इनमें से संगत युग्म को आपको पहचानना है। तो तीसरा जो युग्म है अंतिम अरण्य या निर्मल वर्मा का है, और जो 3 ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो देखिए, पहले पूछा जा रहा था संगत, और इस प्रश्न में असंगत पूछा जा रहा है। तो आप सभी ऑप्शनों को, उनके साथ जो युग्म दिया हुआ है, सभी को एक बार देख ले। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये तिरस्कृत जो रचना है ये सूरजपाल चौहान का आत्मकथा है। 2002 में यह प्रकाशित हुआ था, और इसके सामने मोहनदास नैमिषारण्य दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। और अन्य जो 3 है ये सभी सही है। अन्य से अनन्या ये प्रभा खेतान का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, हाद से रमनिका गुप्ता का है, और ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो एक संगत और एक असंगत करके पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। इसमें से आपको सही युग्मों को पहचान करना है कि कौन सा संगत है। आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद का है, सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त का है, एक बार बस और नाच तू श्यामा निराला का है, दुख सबको मांगता है ये अज्ञे का है। तो यहाँ पर संगत युग्म हो जाएगा आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद का। अन्य जो भी ऑप्शन दिया हुआ है युग्म वो सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इन ऑप्शनों में से आपको सही अनुक्रम की पहचान करना है, कौन सा सही अनुक्रम है। तो आइए हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार से देखते हैं कि निर्मला ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है, सन 1927 ईस्वी इसका प्रकाशन है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, सन 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी का है और इसका प्रकाशन 1940 है। न आने वाला कल मोहन राकेश का है और इसका प्रकाशन सन 1968 ईस्वी है। तो जैसे कि सबसे पहले निर्मला किस ऑप्शन में है, जो कि 1927 में है। ऑप्शन दूसरा में है निर्मला 27 और चित्रलेखा ये 34 है, सन 1900 आप लगा लेंगे, सभी 1900 का ही रचना है। और सन्यासी 40 का है, 1940। न आने वाला कल 1968। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। इन कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, आप इस ऑप्शन का चुनाव कर चुके होंगे क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा। किशोरीलाल गोस्वामी का कहानी है इंदुमती, सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इंदुमती किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में ही इंदुमती दिख रहा है। तो हम तीसरे ऑप्शन को सही करेंगे और अन्य जो कहानी है उन सबको भी हम देख लेते हैं। इंदुमती सन 1900 ईस्वी है, इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी का यह कहानी है और इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी है। वापसी उषा प्रियवंदा की कहानी है और इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी है। यक्षगान अखिलेश की कहानी है और इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब कुछ पत्रिका का नाम दिया हुआ है, इन सभी का अनुक्रम जानेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार। सही अनुक्रम हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है और इसका प्रकाशन है 1877। सुधा दुलारेलाल भार्गव का है 1929। रूपाभ ये पंत की है 1938। कृति नरेश मेहता का है 1958। तो इस प्रकार से इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष हो गया। तो सबसे पहले हिंदी प्रदीप किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में लक्ष्मी नारायण लाल के ही नाटक दिए हुए हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसमें सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले सही अनुक्रम के तरफ बढ़ते हुए अंधा कुआं, जिसका प्रकाशन है सन 1955 ईस्वी। अंधा कुआं केवल ऑप्शन चौथा में ही दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले चौथा ऑप्शन पे ही को ही सही करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में सबसे पहले अंधा कुआं आता है, जिसका 1955 ईस्वी प्रकाशन है। मादा कैक्टस, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी है। कलंकी, इसका प्रकाशन सन 1969 ईस्वी है, मादा कैक्टस के 10 साल बाद। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 ईस्वी है। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं और उनके प्रकाशन का सही अनुक्रम आपको बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही सभी रचनाएं हैं। जो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, सभी के सभी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं और सभी उपन्यास है। द्विवेदी जी के ये सभी उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका समय है 1946 ईस्वी। सबसे पहले किस ऑप्शन में है? ऑप्शन पहला में 1946 ईस्वी। चारू चंद्रलेखा 1963 ईस्वी। पुनर्वा 1971 ईस्वी। 71 नहीं, 1973 ईस्वी। अनाम दास का पोत था 1976 ईस्वी। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर कुछ संस्था का नाम दिया हुआ है और उनके स्थापना का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कौन सा सही अनुक्रम है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर जो भी रचना दिए हुआ है वो सभी महाकाव्य है और इनका अनुक्रम बताना है। तो देखिए, प्रिय प्रवास आपको पता होगा, यह हरिऔध का रचना है। साकेत भी आपको पता होगा, मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी ये प्रसाद का है। लोकायतन यह पंत की रचना है। लेकिन दो ऑप्शन में प्रिय प्रवास दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। तो प्रिय प्रवास का समय क्या है? 1914। साकेत का क्या है? आपने पढ़ा होगा, मैथिली शरण गुप्त का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का 1932। प्रसाद की कामायनी 1937 और पंत का लोकायतन 1964।
अब आप बताएं किसमें प्रिय प्रवास के बाद साकेत की चर्चा कहाँ पे है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ काव्य पंक्ति दी हुई है और उसके भाषा के साथ सुमेलित करना है आपको। ये कौन सा सुमेलित है, आइए देखते हैं। का पूछहूँ तुम धाती निहोही, जो गुरु किन्ह अंतरपट ओही। यह अवधी भाषा से है। ढोला माये ढूली महा मूर्छित मेछ शरीर। यहाँ पर कुछ पंक्ति और भाषा का नाम दिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो दूसरा का सही हो जाएगा। एक अपभ्रंश, जो मांगहूँ सो देहु मनोहर, यही बात तेरी खोटी। तीसरा का सही हो जाएगा ब्रज। चौथा का उनकी चोटी सटकई लख नागिन, अपनी के चली छोट सटक गई। चौथा का खड़ी बोली हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका कूट मिलान हो गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ काव्य ग्रंथ हैं, तो देखते हैं। हित तरंगिनी, यह कृपाराम की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। अंग दर्पण रशलीन। तो इस प्रकार से सही मिलान हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो काव्य पंक्ति दी हुई है उन पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलूं अभिमानी में, ये महादेवी वर्मा की है। प्रिय के हाथ लगाए जगी, ऐसे में सो गई अभागी। ये जो पंक्ति है ये सूर्यकांत त्रिपाठी की है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। कौन तू रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। ये जो पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की है। आप कूट का मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं। कूट का मिलान तो हमने कर लिया है, लेकिन इसमें कौन सा सही हो गया वो आप चुन सकते हैं। अगले प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें कौन सा अलंकार है? वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें अपहनुतनी है। अपन हुती। वे तो मानो देवता है, मानो मनहु जनहु, जिसमें हो वो उत्प्रेक्षा हो गया। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, यह भ्रांतिमान है, इसमें भ्रम है। आप तो साक्षात इंद्र है, इसमें रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से ये कथन और उसके अलंकार सुमेलित हो गए। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित विधि से क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो क्रिया का रूप है, किस बोली के साथ कौन सा क्रिया का रूप लगता है, यह आपको मिलान करना है। करो यह ब्रज के अंतर्गत यह क्रिया आती है। करहूँ यह जो अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। करो, करो ये अवधि के अंतर्गत आती है। करा ये बांगरू के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा यहाँ कूट में।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ पंक्ति दी हुई है और कुछ लेखक के नाम दिए हुए हैं। आइए देखते हैं पंक्ति कौन सा है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यह किसका है? यह जो पंक्ति है ये मुक्तिबोध की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। दूसरा पंक्ति है, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति अज्ञेय की है। तीसरा ऑप्शन में है, नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूँ, यह पंक्ति महादेवी की है। चौथा पंक्ति है, आसने पात में सायती उन्नत सत सत वीर, ये पंक्ति किसकी है? निराला की ये पंक्ति है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कूट में यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। दान पुण्य में द्वंद्व समास। त्रिनेत्र तो द्विगु अगर होता ऑप्शन में तो शायद उस पे ही, क्योंकि पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची जिसमें हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, लेकिन ऑप्शन में द्विगु समास दिया ही नहीं है, तो यह हो जाएगा त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हो, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। यथा विधि यह अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से इसका सही समास के साथ कौन सा समास किसके अंतर्गत आता है? शब्दों के साथ। तो यहाँ पर हमने मिलान कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर ले। वीडियो देखने के लिए सभी को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद।